तो चलिए शुरू करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और एक बहुत ही बेहतरीन यूनिट जो हमारा यूनिट 4 है। इस यूनिट 4 में हम लोग वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज और एक कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये जो यूनिट है ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जो 40 मिनट के अंदर में सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझा दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको ये एक एक टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से आपको इसी जगह पर मिलने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। सबसे पहला वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में होता है, ये क्या होता है? सबसे पहला वर्ड है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है वर्चुअल। वर्चुअल वो वर्ड हुआ जो रियल में है ही नहीं। मतलब हम लोग वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वो तरीके को यूज करते हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब हम एक इस तरह से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं कि एक कंप्यूटर को हम लोग वर्चुअली बहुत अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग एक सॉफ्टवेयर को अलग अलग कंप्यूटर्स पे अलग अलग फॉर्म्स में यूज करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन एक कोर टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में जो यूज होता है। इसमें एक मशीन को हम लोग मल्टीपल वर्चुअल मशीन के तौर पर यूज कर सकते हैं। मतलब एक लैपटॉप को बहुत लोग यूज कर रहे हैं वर्चुअली। तो ये जो वर्ड वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है, ये एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग फॉर्म को डिफरेंटली अलग अलग लोगों के लिए बनाता है। तो हम लोग वर्चुअलाइजेशन जो है, हम लोग डिफरेंट सर्वर वर्चुअल बना सकते हैं या स्टोरेज बना सकते हैं या नेटवर्क बना सकते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो हम लोग एक्चुअल में हार्डवेयर को यूज करने के जगह वर्चुअल हार्डवेयर को यूज करते हैं ताकि हमारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो। सिंपल सीधी सी बात यही है वर्चुअलाइजेशन का मतलब। तो हम लोग ये वर्चुअलाइजेशन क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग हार्डवेयर का ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। मतलब आप एक जो हार्डवेयर यूज कर रहे हो, आप जो एक लैपटॉप यूज कर रहे हो, उसका बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, लेकिन वो कैपेसिटी आप सही से यूज नहीं कर पा रहे हो। मान के चलते हैं आपके लैपटॉप के अंदर में जो रैम है वो बहुत ज्यादा है और एक पर्सन उसको यूज नहीं कर पा रहा है। तो उस लैपटॉप को हम लोग वर्चुअली इतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम कैपेसिटी में वो यूज हो पाए। साथ ही साथ इसमें ऑन डिमांड रिसोर्स एलोकेशन होता है। मतलब जितना डिमांड उतना ही इनपुट दिया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और कॉस्ट रिडक्टिव होता है क्योंकि हम एक ही लैपटॉप को वर्चुअली अलग अलग फॉर्म में बहुत सारे लैपटॉप बना दिए। तो इसीलिए हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आप देखिए होगे अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में कि मॉनिटर तो एक होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब में सीपीयू जो है वो एक हो, अलग अलग इंडिविजुअल हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक सीपीयू से ही बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे सीपीयू का पैसा बच जाता है। आगे हम लोग बेसिक अगर आर्किटेक्चर के बारे में बात करें जो वर्चुअलाइजेशन के अंदर में है, वो होता क्या है? वर्चुअलाइजेशन अलग अलग फॉर्म में हो सकता है हम लोग एक्सेस करने के लिए वर्चुअलाइजेशन बना दे। मतलब अलग अलग लैपटॉप्स को क्रिएट कर दे और उसका जो है हार्डवेयर सिस्टम एक रखे। या फिर नेटवर्क के लिए, जैसे कि एक नेटवर्क जैसे हम एक जियो फाइबर है, एक जियो फाइबर से घर में मल्टीपल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी चलते, तो एक नेटवर्क को क्या किया हमने, अलग अलग जगहों पर यूज कर लिया। उसी तरह स्टोरेज के लिए भी हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन टेक्निक इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा काम फास्टर हो और हमारा पैसा बच सके। आगे अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग एप्लीकेशंस को हम लोग यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन करने के लिए। तो वर्चुअलाइजेशन अलग अलग तरह का होता है। सबसे पहला सर्वर वर्चुअलाइजेशन, मतलब एक सर्वर को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक सर्वर होता है, एक फिजिकल सर्वर होता है, लेकिन उस सर्वर पर मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने एक फिजिकल सर्वर को मल्टीपल वर्चुअल सर्वर के तौर पर बना दिया। जैसे एक क्लाउड प्रोवाइडर होता है और एक क्लाउड प्रोवाइडर ही सारे लोगों को क्लाउड का सर्विस देता है। जैसे पहले के समय में हम लोग केबल्स को यूज करते थे, तो हमारे टीवी के लिए क्या होता था, एक केबल ऑपरेटर रहता था। वही केबल ऑपरेटर अलग अलग घरों में केबल कनेक्शन देता था। हर अलग एक केबल ऑपरेटर बस एक घर में नहीं देता था। उसी तरह यहाँ पर जो क्लाउड का सर्विस होता है, एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग लोगों को सर्विस देता है। मान के चलते हैं गूगल ड्राइव है, तो अलग अलग जगहों पे सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम कर रहा होता है। तो सर्विस सर्वर वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक फिजिकल सर्वर होगा और इससे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपने जरूरत के हिसाब से इसको यूज कर पाएंगे। इसमें एक फिजिकल सर्वर को सॉफ्टवेयर की हेल्प से मल्टीपल वर्चुअल सर्वर बना दिया जाता है। रियल सर्वर नहीं होता है, ये वर्चुअल सर्वर होता है और सब में काम जो है लोगों का डिवाइडेड होता है। जैसे यहाँ हम लोग एक इमेज से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग वर्चुअल मशीन है। तो 3 फिजिकल सर्वर हमारे पास है और हर एक फिजिकल सर्वर्स के साथ 3 वर्चुअल मशीन ऐड
डिवाइडेड है, तो एक्चुअली में हमारे पास सर्वर तो 3 ही था, लेकिन जितना मशीन जो काम कर रहा है वो 9 काम कर रहा है। तो इस तरह से काम करता है, और ये सारा का स्टोरेज के लिए हमको अलग से सबके लिए अलग-अलग इंडिविजुअल स्टोरेज यूनिट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही स्टोरेज यूनिट में सारे डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, अगर हमारे पास अच्छा एसएसडी या एसडी का डेटा रखने का एरिया है। तो ज़रूरी नहीं है हमको इंडिविजुअली सबके लिए एक स्टोरेज डिवाइस लेना पड़ेगा, हम एक ही स्टोरेज डिवाइस में अलग-अलग सर्वर को कनेक्ट कर देंगे। तो वर्चुअल सर्वर में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग को फिजिकली एक-एक सर्वर बनाना नहीं होता, एक सर्वर से हम लोग कनेक्शन ले लेते हैं। जैसे हम घर में एक जियो फाइबर लेते हैं, उससे हम लोग बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि फ़ोन के लिए हम लोग अलग जियो फाइबर लेते हैं, लैपटॉप के लिए अलग लेते हैं, या घर में जितना फ़ोन है उतना जियो फाइबर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ क्या हुआ, या कनेक्शन को हम लोग वर्चुअलाइज़ किए। इसके बाद आता है हाइपरविजर टेक्नोलॉजी। हाइपरविजर टेक्नोलॉजी क्या है? हाइपरविजर टेक्नोलॉजी एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं जो एक वर्चुअल मशीन को वर्चुअली और इंटीग्रेट करता है। मतलब आपके पास एक नॉर्मल मशीन था, एक फिजिकल मशीन था, उसको आप वर्चुअली इंटीग्रेट कराए, मतलब उसको वर्चुअल फॉर्म में बना करके रेडी किए। इसी को हम लोग हाइपरविजर टेक्नोलॉजी कहते हैं, और ये फिजिकल सर्वर पर काम करता है। मतलब आपके पास एक लैपटॉप था, लेकिन उसको यूज़ लोग अलग-अलग 10 लोग अलग-अलग 10 तरीके से कर रहे हैं आपके उस सर्वर को लेकर के। तो ये जो टेक्नोलॉजी है कि एक फिजिकल सर्वर से हमारा बहुत सारा वर्चुअल मशीन बन सकता है, बहुत सारा वर्चुअल सर्वर बन सकता है। इसी को हम लोग हाइपरविजर टेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करें स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि एक हम बड़ा सा स्टोरेज डिवाइस रख लेंगे जहाँ पर सारे डेटा स्टोर्ड होगा, और सारा का कनेक्शन को वर्चुअली कर देंगे। मतलब हम एक एरिया रखेंगे जहाँ पर सारा डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और यूज़ किया जाएगा, और उससे सारे जो है लोग उससे कनेक्शन लेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल गूगल के अंदर में, या क्रोम के अंदर में, या मोजिला फायरफॉक्स, जितना भी सर्चिंग यूनिट वाला एरिया है, वो सारा डेटा तो एक ही जगह से लेता है। इसका मतलब जितना भी डेटा, जितना भी स्टोरेज है, वो एक ही जगह पर जमा है, वहीं से सब ले रहा है। तो क्या है, सारा स्टोरेज आपका एक जगह पर जमा है, और अलग अलग लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे स्टोरेज विजुअलाइजर इसी को कहते हैं। इससे होता क्या है, बेनिफिट्स क्या है, आपका बेटर स्टोरेज यूटिलाइजर, मतलब आप स्टोरेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाते हो, बैकअप अच्छा होता है, रिकवरी अच्छा होता है, सिंपल सीधी सी बात है। जैसे एक अमेजोन का S3 स्टोर डेटा है, जहाँ पर सारे चीज़ों को, अमेजोन का सारा डेटा वहीं पर जाकर स्टोर हो जाता है। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन था क्या? स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में एक फिजिकल स्टोरेज आपके पास था, और आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करके सारे डेटा को एक जगह पर रख दिए, चाहे आपका लैपटॉप का डेटा हो, चाहे फ़ोन का डेटा हो, चाहे वो टैबलेट का डेटा हो। इसके बाद बात करते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के बारे में। ये क्या करता है, ये नेटवर्क को इंडिपेंडेंट बनाता है। मतलब यहाँ पर फिजिकल नेटवर्क को सॉफ्टवेयर की मदद से मल्टीपल नेटवर्क के तौर पर बदल देता है। जैसे लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ क्या हुआ, एक ही नेटवर्किंग एरिया था, उसको फैला दिया गया। तो फिजिकली एक ही नेटवर्क था, लेकिन वर्चुअली बहुत सारा नेटवर्क बन गया। सिंपल सीधी सी बात ही है। तो वर्ड वर्चुअलाइजेशन ही हमें बताता है कि हमारे पास एक फिजिकल यूनिट रहेगा और बहुत सारे वर्चुअल यूनिट रहेंगे जो हमें काम करने में मदद करेगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के अंदर में, इसमें क्या होता है, डेस्कटॉप हमारे क्लाउड सर्वर पर रन करता है, ना कि लोकल मशीन पर। मतलब डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के अंदर में मतलब क्या होगा, जैसे आप, आपके सामने में जो स्क्रीन है, ये क्या हो रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर पर चल रहा है, आपको बस वो दिख रहा है। कहने का मतलब है, जब आप एक टीवी में एक मैच को देख रहे होते हैं, तो वो मैच आपके टीवी पे तो नहीं चल रहा होता, वो चल रहा होता है ग्राउंड पर, वो बस आपको टेलीकास्ट होकर दिखता है। उसी तरह डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन में जो चीज़ें आपके स्क्रीन पर दिख रही है, वो आपके स्क्रीन पर हो नहीं रही है, हो कहीं और रही है, दिख आपके स्क्रीन पर रही है। इसी को हम लोग डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन कहेंगे। जैसे आपने कोई फोटोज लिया और गूगल क्लाउड में जाकर के रख दिया, तो जाकर के रखाया गूगल क्लाउड पर, वो बस आपको दिख रहा है, जिस प्रकार एक ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा होता है और वो आपके फोन पर या लैपटॉप पर दिखता है, वो एक्चुअली आपके लैपटॉप के अंदर तो नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। सिंपल सीधी सी बात यही है। इसके बाद आता है ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन। मतलब यहाँ पर एक ओएस, एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से यूज होता है, ताकि आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट निकाल पाओ उससे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड सर्विस मॉडल। मतलब
क्लाउड जो होता है वो 3 तरह का सर्विस देता है, आईएएस, पीएएस, एसएएस। मतलब यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन आईएएस में इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ ए सर्विस में या नेटवर्क को वर्चुअलाइज़ किया जाता है। पास में कंटेनर या रन टाइम मतलब रन टाइम को बढ़ाने के लिए, और सैस में ऐप लेवल वर्चुअलाइजेशन। तो अलग-अलग जगहों पर वर्चुअलाइजेशन मॉडल यूज़ होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ों को फिज़िकली बनाना, कुछ चीज़ों को वर्चुअलाइज़ भी किया जाता है। सिंपल सीधी-सी बात यही है। एडवांटेज क्या होगा वर्चुअलाइजेशन करने से? आपका रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होगा। मान के चलते हैं आपके लैपटॉप के अंदर में 512 जीबी स्टोरेज था और वो स्टोरेज यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो आपने क्या किया, इससे बहुत सारे फ़ोन्स को, टैबलेट्स को कनेक्ट कर दिया कि सारा डेटा आकर के मेरे लैपटॉप के अंदर में जमा हो जाए। तो आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उतना स्टोरेज हो, क्योंकि आपका सारा डेटा एक जगह पर स्टोर्ड हो रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक स्टोरेज यूनिट, एक पेन ड्राइव, एक हार्ड डिस्क ही सारे डेटा को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी है। अलग-अलग हमको सबके लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए हमको ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कभी-कभी ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सिक्योरिटी का थोड़ा रिस्क हो जाता है क्योंकि सारा डेटा एक ही जगह कलेक्टेड है, या फिर परफॉर्मेंस में कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाता है। रियल वर्ल्ड से अगर हम लोग समझे कि एक कॉलेज का क्लाउड लैब है, मतलब एक कॉलेज का लैब है जहाँ पर सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो सर्वर तो एक ही है, एक ही जगह पर डेटा कलेक्ट होगा और उसमें 50 स्टूडेंट अपना अलग-अलग डेटा को डाल रहे हैं साथ ही साथ, तो कभी-कभी प्रॉब्लम हमें हो सकता है। अगर सिंपल शब्द में समझे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, अगर 2 लाइन में समझे, तो वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत बड़ा बैकबोन है जिससे रिसोर्सेज शेयरिंग हो पाता है, वरना हर एक डेटा के लिए अलग-अलग डेटा सेंटर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जगहों को, जो बचा हुआ जगह, चाहे आपका स्टोरेज हो, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे वो सर्वर हो, अलग-अलग तरीके से यूज़ होता है और इसको हम लोग यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिमांड हमारे लिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को निकाल पाते हैं, बेहतर सर्विस हम दे पाते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन हमें हेल्प करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर चीज़ों को यूज़ करना हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्चुअलाइजेशन इन्हेंस करता है, वरना हर एक छोटे-छोटे चीज़ों के लिए हमको बहुत ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है और क्लाउड फिर पॉसिबल नहीं होता। वर्चुअलाइजेशन की वजह से ही क्लाउड जो है वो पॉसिबल है। तो वर्चुअलाइजेशन वो तकनीक है, वो ज़रिया है जिससे फिजिकल चीज़ों को बड़ा करके दिखाया जाता है या बताया जाता है। तो ये सबसे पहला टॉपिक था, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके बाद बात करते हैं, अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो सेकंड टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस वर्चुअलाइजेशन। अब एब्स्ट्रैक्शन या वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, आपने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में उप्स के कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में एब्स्ट्रैक्शन और वर्चुअलाइजेशन दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है, मतलब यूज़र को ये नहीं पता चलने देता है कि प्रॉब्लम किस तरह से हो रहा है या किस तरह से इनसाइड काम हो रहा है, बस ये अपने काम को अपने लेवल पे करके दिखाता है। सबसे पहला बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होता है उसको छिपा लेता है, यूज़र को ये नहीं बताता है कि किस तरह से काम हो रहा है, बस यूज़र को आउटपुट देता है, यूज़र को इंटरनल क्या वर्क हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है। और वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, वर्चुअलाइजेशन एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाता है, मतलब एक एक ख्वाबी दुनिया बनाता है, एक ख्याली दुनिया बनाता है जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज जैसे सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया या नेटवर्क को शेयर करता है। हर एक डिवाइसेस के लिए अलग-अलग स्टोरेज यूनिट या नेटवर्क यूनिट या सर्वर यूनिट नहीं बनाता है, एक ऐसा वर्चुअल वर्जन बनाता है जहां एक दूसरे के चीज़ों को यूज़ कर पाए। तो ये फोकस करता है मेनली शेयरिंग पर। तो वर्चुअलाइजेशन का मेन मकसद है कि हम लोग अपने चीज़ों को शेयर कर पाएँ जिसको जितना ज़रूरत है। क्योंकि इसमें एक फिजिकल रिसोर्सेज से अलग-अलग रिसोर्सेज के जैसा ये काम करता है। अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन और वर्चुअलाइजेशन के डिफरेंस के बारे में समझे, तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शंस में जो है वो क्लाउड, और अगर हम लोग इसके वर्चुअलाइजेशन के बारे में समझे तो वर्चुअलाइजेशन में क्या है, एक वर्चुअल मशीन हम लोग बनाते हैं। ये क्या होता है, एक इनहेरेंटली रहता है, मतलब एक हार्डवेयर से बहुत लोग कनेक्टेड होता है, जो हार्डवेयर होता है वो लाइसेंसी मॉडल होता है और उससे अलग अलग लोग उससे कनेक्ट हो जाते हैं, बार बार हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेनली सेंट्रलाइज्ड के लिए होता है। क्लाउड में क्या होता है, हमको सारा चीज़ इंडिपेंडेंटली करना पड़ता है। तो ये बात जो था क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन के बारे में हम लोग समझ में आता है। अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन और वर्चुअलाइजेशन का डिफरेंस को समझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, सबसे पहला, वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअलाइजेशन कह सकते हैं एक अम्ब्रेला है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर में सारे चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है। और एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन बैकग्राउंड में किस तरह से काम हो रहा है इसके बारे में हमें पता नहीं होता। जैसे हम कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ को रन करते हैं तो इनसाइड में क्या हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है, बस हम इनपुट दे रहे हैं तो उसके बदले हमको आउटपुट मिल रहा होता है।
वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि वर्चुअल वर्जन बन करके किस तरह से हार्डवेयर या प्लेटफॉर्म या स्टोरेज डिवाइस काम हो रहा होता है और हमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का कोशिश करता है कम से कम खर्च में। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन आपको अलाउ करता है फिजिकल इंप्लीमेंट, मतलब टेक्निकल डिटेल्स को हाइड करो, जो इंपॉर्टेंट डिटेल है वही कस्टमर को दिखाओ। इसमें कंप्यूटर रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके काम किया जाता है। और ये क्या होता है, इसमें बैकएंड बिना कोई भी प्रॉब्लम को क्रिएट किए बैकएंड में सारे काम को कर लेना ही एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट होता है, बिना जो कंज्यूमर है या बिना यूजर को पता चले। आगे अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बात करें तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड जो होता है वो यहीं से इंटरेक्शन होता है, क्लाउड का सारा डिटेल रहता है। तो एब्स्ट्रैक्शन में सारा डिटेल हाइड रहता है और वर्चुअलाइजेशन में सारा चीज़ें शेयरिंग में रहता है। एब्स्ट्रैक्शन अगर एक एग्जांपल से समझा, जैसे आप एक गूगल ड्राइव में फोटोज रखते हो, आपने अपलोड किया और आपको जब जरूरत था वो फोटो आपने ले लिया, बस आपको इतना ही पता होता है वो फोटोज कहाँ जाकर स्टोर हुआ, कैसे स्टोर हुआ, आपके पास कैसे है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं रहता है। सिंपल सीधी सी बात है ये। लेकिन वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, एक फिजिकल सर्वर होता है और अलग अलग जगहों पर वो अलग अलग तरीके से काम करता है। सिंपल सीधी, तो बोल सकते हैं वर्चुअलाइजेशन में एक मल्टीटास्किंग पर्सन बन जाता है, मतलब एक ही पर्सन हर तरह के काम को कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी है तो कभी थकने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो एक मशीन है। आगे अगर हम लोग डिफरेंसेस के बारे में समझे तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है, मतलब कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम होगा ये बाहर में दिखाएगा नहीं। और वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, फिजिकल रिसोर्सेज को कम करता है, मतलब फिजिकली हमको हर एक चीज को इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं, वर्चुअली हम कामों को कर सकते हैं। ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब काम सिंपल हो, और वर्चुअलाइजेशन इसलिए यूज करते हैं कि काम हमारा अच्छा हो। हम लोग एब्स्ट्रैक्शन जो होता है वो सॉफ्टवेयर में होता है और वर्चुअलाइजेशन मेनली होता है ताकि आपका हार्डवेयर का खर्च बच सके। एब्स्ट्रैक्शन एक सर्विस है और वर्चुअल एक वर्चुअल मशीन के अंदर में होता है। इसके लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन के लिए अलग अलग सर्विसेज को यूज करते हैं और वर्चुअलाइजेशन के लिए हाइपरविजर टेक्नोलॉजी, मतलब एक फिजिकल सर्वर को बहुत सारा जो है नॉर्मल सॉफ्टवेयर बना देना या वर्चुअल सॉफ्टवेयर बना देने का काम हाइपरविजर के अंदर में होता है। तो एब्स्ट्रैक्शन और वर्चुअलाइजेशन के बीच में रिश्ता क्या है, वर्चुअलाइजेशन इनेबल करता है एब्स्ट्रैक्शन को, मतलब वर्चुअलाइजेशन हेल्प करता है कि एब्स्ट्रैक्शन हो, क्योंकि अगर हम लोग वर्चुअलाइजेशन कर देंगे तो क्या होगा, हमारे लिए काम करना आसान हो जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है, मतलब वर्चुअलाइजेशन एब्स्ट्रैक्शन को मदद करता है। रियल वर्ल्ड में देखेंगे तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, एक फिजिकल सर्वर अलग अलग जगह पे काम कर रहा है और एब्स्ट्रैक्शन क्या कर रहा है कि काम किस तरह से हो रहा है वो पता नहीं चलने दे रहा है लोगों को। यही सिंपल सीधी सी बात है। तो एक लाइन में समझे तो वर्चुअलाइजेशन एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाता है जहां पर आपको अलग अलग फिजिकल हार्डवेयर का जरूरत नहीं है, और एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से सर्वर काम कर रहा है इस चीज को छिपाने का काम करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जा रहे हैं, दैट इज लोड बैलेंसिंग एंड वर्चुअलाइजेशन। लोड बैलेंसिंग, हमको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि लोड को बैलेंस किया जाएगा। लोड को बैलेंस करने का क्या मतलब है, मतलब जब आप पर काम आएगा तो आप इस तरह से काम को डिवाइड करोगे कि आपके ऊपर बर्डन ना हो, इसी को हम लोग लोड बैलेंसिंग कहते हैं। और वर्चुअलाइजेशन आप लोग पढ़े हुए, तो वर्चुअलाइजेशन आप जानते हो कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें फिजिकल मशीन को अलग अलग वर्चुअल मशीन में डिवाइड करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। तो वर्चुअल डायग्राम में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या किया जा रहा है कि एक मैनेजमेंट सिस्टम है, एक एप्लीकेशन सिस्टम है, और इसमें अलग अलग सिस्टम आपस में काम कर रहे हैं, मतलब एक ही मशीन को इतने तरीके से यूज करना कि उसके बेस्ट से बेस्ट निकाला जा सके। तो वर्चुअलाइजेशन एक एक वर्चुअलाइजेशन में होता क्या है, नॉर्मली एक मशीन या दो मशीन के अंदर में काम हो रहा होता है, उसको फिर हाइपरवाइजर किया जाता है, मतलब उस फिजिकल मशीन को वर्चुअल मशीन में डिवाइड किया जाता है और अलग अलग लोग उस पर काम करते हैं, मतलब यूज करते हैं बोल सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल, जैसे कि हमारा एक फिजिकल सर्वर रहता है जो रन करता है एक्चुअली, और बहुत सारा वर्चुअल सर्वर्स होता है। अब बात करते हैं लोड बैलेंसिंग क्या होता है। लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है कि जो भी आपके ऊपर लोड आ रहा है, काम का वर्क, डेटा का वर्क, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। मतलब अगर बहुत सारा एक सर्वर पे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया, मान के चलते हैं गूगल ड्राइव पे जहां आपने डेटा रखा, बहुत सारे लोग अपने डेटा को उससे मांगने लगे, तो क्या करेगा, एक ही अगर सर्वर उस पर काम करेगा तो क्लैश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो उसमें वो लोग क्या करेंगे, उसमें ये करेंगे कि चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देंगे, मतलब सेपरेट कर देंगे, सबको अपना अपना काम जो है वो एलोकेट कर देंगे। दूसरा, एक्सपेंडेड लोड बैलेंसिंग डायग्राम की अगर हम बात करें तो एक जब यूज़र जो है वो इंटरनेट के थ्रू जब
चीज़ों को एक्सेस करना चाहता है तो लोड बैलेंसिंग बहुत सारे यूज़र को अलग अलग सर्वर के पास भेज देता है और ये अलग अलग सर्वर डेटाबेस से चीज़ों को लेता है। फिर से एक बार समझते हैं, एज ए यूज़र जब हम लोग अपने डेटा को लेने के लिए इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वही जो लोड बैलेंसर रहता है ये अलग अलग सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो अलग अलग लोगों के पास रिक्वेस्ट भेजेगा और ये सारा रिक्वेस्ट डेटाबेस आपको डेटाबेस से लोग निकाल करके दे देगा। अगर क्या होगा, सारा लोड एक ही सर्वर पर दे दिया जाए तो वो सर्वर क्रैश कर जाएगा, रुक जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि लोड बैलेंसर क्या करता है, चीज़ों को बैलेंस करता है। जैसे वर्जन 1 पर 95% ट्रैफिक है और वर्जन 2 पर मात्र 5%, तो क्या होगा, 95% वाला क्रैश करने का चांसेस है, तो ये 50-50 में डिवाइड कर देगा, दोनों आसानी से काम कर पाएगा। तो लोड बैलेंसर का सिंपल सीधा काम है कि सर्वर या जो रिक्वेस्ट आ रहा है यूज़र से उसको डिवाइड कर देना या उसको शेयर कर देना। अगर हम लोग समझे तो लोड बैलेंस को डिवाइड हो जाता है अलग अलग सर्वर में, जिससे ट्रैफिक आपका प्रॉपर्ली मैनेज हो जाता है। ट्रैफिक मैनेज हो जाता है मतलब जितना भी डेटा होता है वो सही तरीके से काम कर पाता है। लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम की बात करें तो राउंड रॉबिन एक एल्गोरिदम है जो कि रिक्वेस्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या लिस्ट कनेक्शन, तो अलग अलग तरीका है जिससे लोड को हम लोग मैनेज करते हैं। तो ये लोड बैलेंसिंग कहाँ पर यूज होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे होता है। मान के चलते 1 मिलियन यूजर उस वेबसाइट पर आ रहे हैं, तो एक ही सर्वर सारी चीज़ों को हैंडल नहीं करता, तो अलग अलग सर्वर पर ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिससे आपका अवेबिलिटी बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा और टॉलरेंस बढ़ जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है ये। अगर वर्चुअलाइजेशन और लोड बैलेंसिंग के बारे में अगर हम लोग डिटेल में समझे तो एक यूज़र के तौर पर हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं और लोड बैलेंस, तो अलग अलग वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजा जाता है, इसके पास भेजा गया, इसके पास भेजा गया, इसके पास भेजा गया, ठीक है। अब ये क्या हो, ये सारा सर्वर तो डेटा कहाँ से लेगा, डेटाबेस से लेगा। तो हुआ क्या, अगर एक लोड बैलेंसर जो है या एक सर्वर ही पे ही सारा लोड आ जाता तो ये क्रैश हो जाता और ये डेटा से डेटाबेस से डेटा को निकाल कर नहीं दे पाता। इसके लिए इसने क्या किया, इसलिए अलग अलग सर्वर पर भेजा ताकि डेटाबेस से ये डेटा खींचा जा सके या लिया जा सके। सिंपल सीधी सी बात यही है। अब लोड बैलेंसिंग कैसे वर्चुअलाइजेशन के अंदर में यूज होता है, तो वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया और उस वर्चुअल इन्वायरमेंट पे नॉर्मल एक जो फिजिकल जो हमारा एक एक जो बोल सकते हैं हार्डवेयर था, एक लैपटॉप था, वो क्या हो वर्चुअली अब 10 हो गया। अब जब 10 हो गया तो जब लोड आएगा तो लोड तो 10 पे डिवाइड होगा। अगर मेरा वर्चुअलाइजेशन किया ही गया नहीं रहता, मतलब अगर हम लोग एक लैपटॉप को 10 बनाए ही नहीं रहते, तो क्या होता, सारा सर्वर का लोड एक लैपटॉप पर पड़ता और सर्वर पूरा क्रैश कर जाता। तो वर्चुअलाइजेशन एक्चुअली हेल्प करता है लोड बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाता है, एक ख्याली दुनिया बनाता है जहाँ पर बहुत सारे जो है सर्वर ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, जिससे हमारा लोड बैलेंसिंग करना आसान होता है। जैसे मान लीजिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, लॉगिन के लिए या वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, मतलब बहुत सारे लोग जब लॉगिन कर रहे होते हैं या वीडियो को देख रहे होते हैं तो वहां पर अलग अलग सिस्टम बना दिया जाता है, अलग अलग सर्वर बना दिया जाता है। और लोड बैलेंसिंग का काम क्या होता है, ये सारे जो स्टूडेंट आ रहे हैं उसको अलग अलग जगहों पर पहुंचाना। तो वर्चुअलाइजेशन का काम था अलग अलग जगह बनाना और लोड बैलेंसिंग का काम था अलग अलग जगहों पर भेजना। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, मान के चलते हैं 500 बच्चे आपके कॉलेज से एग्जाम देने जाते हैं और 10 ऐसा सेंटर बना हुआ है या 10 ऐसा रूम बना हुआ है, तो वहां पर कोई एक टीचर रहते हैं जो बताते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ, 10 अलग अलग रूम। और लोड बैलेंसिंग क्या हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चों को भेजना। अगर सारे बच्चे एक ही रूम में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, एग्जाम कोई नहीं दे पाएगा। तो लोड बैलेंसर का क्या काम है, सारे बच्चों को, अगर 500 बच्चे हैं और 10 रूम है तो 50-50 करके डिस्ट्रीब्यूट करना। और वर्चुअलाइजेशन का काम क्या था, वो 10 रूम बनाना। सिंपल सीधी सी बात यही है। आगे अगर हम लोग बात करें एडवांटेज क्या है वर्चुअलाइजेशन का, आपका रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाता है, हार्डवेयर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो पाता है, कम खर्च लगता है। लोड बैलेंसिंग से क्या होता है, हाई अवेबिलिटी बढ़ पाता है। अगर शॉर्ट में समझे कि वर्चुअलाइजेशन क्या हुआ, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया, एक ख्याली दुनिया बनाया, और लोड बैलेंसिंग कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग लोगों के बीच में। अगर यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, अगर लग रहा है कि थोड़ा भी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर इससे हो पा रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में अपना आपका जो भी राय है, अच्छा बुरा जो भी है ज़रूर दीजिए और फिर हमारे साथ आगे बने रहिए। आगे हम लोग बात करते हैं गूगल क्लाउड के बारे में। गूगल क्लाउड क्या है, गूगल क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस के अंदर में जो गूगल ऑफर करता है।
ये गूगल क्या ऑफ़र करता है, इसमें हम लोग चीज़ों को कंप्यूट करना, स्टोर करना, डेटाबेस को मैनेज करना और सर्वर्स को चलाना या सर्विसेज़ को चलाने का काम हम लोग गूगल क्लाउड के अंदर में करते हैं। तो गूगल क्लाउड एक्चुअली है क्या? एक पब्लिक क्लाउड है, जो अलग-अलग यूज़र से अपने डेटा को बिल्ड करने या स्टोर करने या वर्चुअल मशीन चलाने का परमिशन देता है। यहाँ पर वर्चुअलाइज़ेशन, एब्स्ट्रैक्शन और लोड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। क्योंकि गूगल क्लाउड सब यूज़र के लिए अलग-अलग मशीन्स को नहीं बना कर रखता। वर्चुअलाइज़ेशन मतलब एक ऐसा एरिया बना देता है जहाँ पर डेटा जो है शेयर हो जाए। साथ ही साथ सारा इन्फॉर्मेशन बताता भी नहीं है और लोड बैलेंसिंग करता है, मतलब अलग-अलग सर्वर को अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सर्वर पर भेजता है। तो गूगल क्लाउड का आर्किटेक्चर क्या है? तो गूगल क्लाउड हम लोग देख पाते हैं, यहाँ पर हम लोग अलग-अलग आईओटी डिवाइस हम लोग लिए हुए रहते हैं या हमारा स्टैंडर्ड डिवाइस रहता है। तो यहाँ पर आईओटी डिवाइस जैसे इंटरनेट कनेक्शन मिल रहा होता है, ये स्टैंडर्ड डिवाइस है। इससे हम लोग जो है क्लाउड के अंदर में इंटर करने का कोशिश करते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से खोज करके हमें मिल जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें सिंपल सीधी बात कि कोर गूगल क्लाउड का सर्विसेज क्या होता है, तो इसके अंदर में बहुत सारे वर्चुअल मशीन है या गूगल क्लाउड जो है हमें आईएस क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी देता है, कभी प्लेटफॉर्म भी देता है, कभी सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है। ये स्टोरेज सर्विस के जैसा भी काम करता है, हम लोग स्टोर कर सकते हैं डेटा को, नेटवर्किंग के तौर पर भी काम करता है। तो अलग अलग यूज़ जो है वो गूगल क्लाउड अलग अलग लोगों के लिए करता है। जैसे वेबसाइट होस्टिंग भी करता है गूगल क्लाउड, जैसे कि एक कंपनी को चाहिए कि एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट चाहिए, तो वो गूगल क्लाउड सेटअप करके आपके लिए देगा। उसके लिए क्या करेगा गूगल क्लाउड, अपने अलग अलग लोगों को बताएगा, अपने यूजर्स को बताएगा, अपने एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि एक हमको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है, एक ताकि या ऐसा वेबसाइट बनाना है जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हो, और वो अलग अलग यूजर तक पहुंचाएगा। तो इसका खुद का अपना सारा एरिया बना हुआ है वर्चुअल मशीन, और सारा डेटा को ये मैनेज करेगा, सारे सर्वर को ये मैनेज करेगा, मतलब गूगल मैनेज करेगा। इसमें आपको दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने आपको गूगल क्लाउड को पे करना है सर्वर के लिए, तो वो आपको सारा फैसिलिटी देगा। तो उसको अगर लोड बैलेंसिंग करना है या उसको स्टोर करना है और सिक्योर रखना है, ये सारा काम गूगल क्लाउड आपको करके देगा। सिंपल सीधी सी बात ही है। जैसे एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लिए तो आपने बहुत सारे लोग वहाँ पर वर्ल्ड वाइड से पढ़ने के लिए आएंगे, तो गूगल क्लाउड क्या करेगा, सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अलग अलग सर्वर पे कि सारे लोग एक ही सर्वर पर ना आ जाए, या आपके डेटा को सिक्योर रखेगा। इससे आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा, जल्दी लोगों तक पहुंच पाएगा, कोई डाउन टाइम नहीं होगा, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा जो लोग आए और वो एक्सेस नहीं कर पाए। आगे गूगल क्लाउड अलग अलग तरह का सर्विस देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के तौर पर कंप्यूट इंजन देता है, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के तौर पर वेब ऐप डेवलपमेंट के लिए एरिया देता है, सैस के लिए जीमेल और हम लोग गूगल डॉक्स यूज़ करते हैं तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के तौर पर यूज़ करते हैं। तो गूगल क्लाउड अलग अलग फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को देता है। एडवांटेज क्या है, इससे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। डेटा सेंटर्स ग्लोबली गूगल क्लाउड का बना हुआ है, तो खुद को उसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी करता है और आपको उतना ही पे करना है जितना आप यूज़ करोगे। अगर एग्ज़ाम के ध्यान से देखोगे तो गूगल क्लाउड वो प्लेटफॉर्म है, वो एक पब्लिक क्लाउड सर्विस है, मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है एक पब्लिक क्लाउड सर्विस है, पब्लिक के लिए काम करता है, जो एक स्टोरेज का काम, चीज़ों को मैनेज करने का काम, वर्चुअलाइजेशन करने का काम या लोड बैलेंसिंग का काम आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से करके देता है। आपको इसमें दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं हाइपरविजर के बारे में, तो हाइपरविजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन के पीछे। वर्चुअलाइजेशन का ये एक तरह से बैकबोन है, वर्चुअलाइजेशन इसी पर डिपेंडेंट है। मतलब हाइपरविजन वो टेक्नोलॉजी है जहां पर एक फिजिकल मशीन, एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर वर्चुअली बहुत सारे मशीन में बदल जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जिससे एक फिजिकल मशीन बहुत सारे मल्टीपल वर्चुअल मशीन में बदल जाता है, इसी को हम लोग हाइपरविजर कहते हैं। तो हाइपरविजर एक्चुअली क्या है, हाइपरविजर को हम लोग वर्चुअल मशीन मॉनिटर भी कहते हैं। इसका काम होता है वर्चुअल मशीन को बनाना और अलग अलग मशीन्स जो हम लोग वर्चुअली बनाए हैं उसको फिजिकल मशीन से सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क देना। तो हाइपरविजर आर्किटेक्चर का जो डायग्राम होता है ये पॉसिबल कराता है कि आप जो एक फिजिकल जो सर्वर है वो अलग अलग जगह पर यूज़ हो पाए। बिना हाइपरविजर टेक्नोलॉजी के क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हाइपरविजर ही आपको मदद करता है अलग अलग वर्चुअल मशीन बनाने के लिए।
सिंपल सीधी सी बात यही है। जैसे एक हार्डवेयर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक लैपटॉप है, हाइपरविजर टेक्नोलॉजी इसमें लगा है। ये एक हार्डवेयर अब वर्चुअल 3 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में बन करके तैयार हो गया। सिंपल सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो इसमें हाइपरविजर यूज करके एक फिजिकल डिवाइस अलग अलग जगह पर यूज हो सकता है। आगे हम लोग बात करें तो टाइप ऑफ हाइपरविजर मतलब ये टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग एक फिजिकल सॉफ्टवेयर को एक फिजिकल डिवाइस को अलग अलग में बदल देते हैं। इसका अलग अलग टाइप है। सबसे पहला बेयर मेटल, इसमें एक फिजिकल हार्डवेयर के अंदर में डायरेक्टली सारी चीज़ें चलती, इसमें कोई अलग से कुछ हम लोग करते नहीं। मतलब एक नॉर्मल फिजिकल हार्डवेयर है, वहाँ पर सारा काम हाई परफॉर्मेंस के साथ हो रहा है एक लैपटॉप के अंदर ही, एक डिवाइस के अंदर में। सिंपल सीधी सी बात यही है। जैसे यहाँ पर एक हार्डवेयर के अंदर में हाइपरविजन का कनेक्शन किए और अलग अलग ऐप्स को हम लोग चला रहे हैं। सिंपल सीधी सी बात यही। सेकंड अगर आता है हाइपरविजर होस्टेड, मतलब हाइपरविजर होस्टेड का मतलब है कि ऑलरेडी एक चल रहे प्रोग्राम के अंदर में, ऑलरेडी एक चल रहे लैपटॉप के अंदर में पहले से ही हम लोग और एक यूजर को बैठा देते हैं। मतलब एक ही लैपटॉप में अब 2 यूजर काम कर रहे होते हैं, इसको हम लोग हाइपरविजर होस्टेड कहते हैं। एक मैन होता है और उनके साथ एक सपोर्टिंग में होता है। सिंपल सीधी सी बात यही है। इसके बाद हाइपरविजर वर्किंग के बारे में, ये फिजिकल मशीन यहाँ पर स्टार्ट होता है। हाइपरविजर का जो मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक मशीन को अलग अलग फॉर्म्स में बांट दिया जाता है ताकि सीपीयू जो है एक वर्चुअल सीपीयू बनता है, वर्चुअल रैम बनता है, वर्चुअल डिस्क बनता है। कहने का मतलब है कि एक लैपटॉप जिसके अंदर सीपीयू है, रैम है, डिस्क है, तो अब क्या होगा, वर्चुअली बहुत सारा बन जाएगा और वो काम कराने का काम कौन करता है, वो हाइपरविजर ही करता है। रियल वर्ल्ड में जैसे हम लोग एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर देखते हैं, तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जब हम लोग इंटर करते हैं वेब सर्वर के थ्रू, तो हाइपरविजर क्या करता है, वो जो वेबसाइट बना है वो हाइपरविजर के हेल्प से बनता है। अलग अलग लोग अलग अलग सर्वर में जाकर के इंटर करते हैं, वो भी हाइपरविजर के मदद से ही बनता है। तो हाइपरविजर क्या करता है, एक इन्वायरमेंट बनाने का काम करता है, बोल सकते हैं वर्चुअलाइजेशन करने का काम करता है। और यही वर्चुअलाइजेशन के बेसिस पर लोड बैलेंस हो पाता है, क्योंकि जब तक ये हाइपरविजर अलग अलग वर्चुअल मशीन को नहीं बनाएगा तब तक जो हमारा लोड आ रहा है उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके आपके कॉलेज में अगर 10 रूम होगा ही नहीं तो जितने बच्चे होंगे उसको एक ही रूम में बैठना पड़ेगा और फिर प्रॉब्लम होगा। तो वही चीज़ है, लोड बैलेंसर या डिस्ट्रीब्यूशन तभी काम हो सकता है जब ऑलरेडी 10 रूम बना हो। इससे एडवांटेज क्या है, इससे हम लोग सर्वर का कॉन्सोलिडेशन, मतलब एक सर्वर को निचोड़ कर उसका इंपॉर्टेंस निकाल पाते हैं, मतलब एकदम बारीकी से उसका इंपॉर्टेंस को बाहर कर पाते हैं, हार्डवेयर का अच्छे से तरीके से यूज़ कर पाते हैं, सिक्योरिटी आइसोलेटेड रहता है, ये सब सारा काम रहता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, कभी कभी परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाती है, मैनेजमेंट में कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये थोड़ा रिस्की होता है। अगर आगे बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल वे में हमको अलग अलग हार्डवेयर चाहिए होता है लेकिन इसमें होस्ट चाहिए होता है। परफॉर्मेंस जो होता है नॉर्मल वाले में अच्छा खासा होता है लेकिन टाइप 2 में मॉडरेट होता है। इसके लिए हम लोग क्लाउड को यूज़ करेंगे और नॉर्मल के लिए डेस्कटॉप। तो हाइपरविजर एक सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअलाइजेशन करने में मदद करता है, मतलब मल्टीपल वर्चुअल मशीन बनाने में मदद करता है एक सिंगल मशीन के हेल्प से। आपको हाइपरविजन के बारे में इतना ही समझना है। हाइपरविजन क्या कर रहा है, तो वर्चुअलाइजेशन करने में मदद कर रहा है, मतलब एक वर्चुअल एक ख्याली दुनिया बनाने में मदद कर रहा है। सिंपल सीधी सी बात यही है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं कंट्रोल मशीन इमेजिंग या वर्चुअल मशीन इमेजिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत जगह इसको वर्चुअल मशीन इमेजिंग भी कहा जाता है, बहुत जगह कंट्रोल मशीन इमेजिंग भी कहा जाता है। तो ये जो वर्चुअल मशीन इमेजिंग है ये क्लाउड वर्चुअलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मशीन जो है वो इमेज बनाता है, इमेज बनाता है मतलब एक स्नैपशॉट लेता है चीज़ों का, मतलब एक ऐसा एरिया बनाता है, ऐसा स्टोरेज एरिया बनाता है जो बार बार अलग तरीके से यूज हो पाए। सबसे पहला वर्चुअल इमेजिंग या मशीन इमेजिंग क्या होता है, इसमें होता क्या है, वर्चुअल इमेजिंग एक प्रोसेस है जहां पर एक कंप्लीट स्नैपशॉट लिया जाता है। मतलब जब एक सिस्टम पर हम लोग काम कर रहे होते हैं तो उस सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होगा, इसमें कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे, लाइब्रेरीज क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये सारे चीज़ों को देख लेता है। जैसे आपका सॉफ्टवेयर का क्या मैक्सिमम पोटेंशियल है, कितना सीपीयू है, कितना रैम है, कितना कैपेबिलिटी, कितना स्टोरेज है, तो वो हम जो है वर्चुअल मशीन इमेजिंग मतलब उसका सारा डिटेल हम समझ के अब क्या होगा, अब उसको हम लोग उससे बेस्ट क्या निकाल सकते हैं। तो हम लोग वर्चुअल मशीन इमेजिंग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से क्रिएट कर पाएँ, रेप्लिकेट कर पाएँ या रिकवर कर पाएँ वर्चुअल मशीन क्रिएशंस में। तो वर्चुअल मशीन
इमेजिंग आर्किटेक्चर मेनली क्या करता है, चीज़ों को क्रिएट करना या लॉन्च करना हमारे लिए आसान बनाता है। तो वर्चुअल मशीन कैसे मैनेज करता है? एक वर्चुअल मशीन को हम लोग जब लगाते हैं तो ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाता है। तो वर्चुअल मशीन मैनेजर का काम क्या है? अगर शॉर्ट में समझे तो वर्चुअल मशीन मैनेजर का काम है एक कंप्लीट स्नैपशॉट लेना, मतलब एक कंप्लीट डिटेल लेना आपके कंप्यूटर के बारे में, आपके लैपटॉप के बारे में, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से यूज़ कर पाना। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, जो इसके अंदर में कंपोनेंट होता है, एक कंट्रोल मशीन रहता है, मतलब जो क्लाउड को कंट्रोल करता है। उसका मशीन इमेजिंग रेपोजिटरी रहता है, जहाँ पर इमेजेस को जो है मैनिपुलेट करके चीज़ों को देखा जाता है। तो कंट्रोल मशीन इमेजिन क्या होता है? सबसे पहले मान लीजिए आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, वो एक डेटाबेस के अंदर में रहेगा। मशीन इमेज हम लोग इसमें क्रिएट करेंगे और इमेज को फिर अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे, मतलब उसके जो भी पोटेंशियल है उसको बेस्ट निकालने का कोशिश हम लोग करेंगे। जैसे वेब सर्वर डेवलपमेंट अगर हम लोग जब कर रहे होते हैं, वेब सर्वर जब बना रहे होते हैं मशीन इमेजिंग को यूज़ करके, तो कैसे करते हैं? सबसे पहले मान लीजिए एक कंपनी को 10 आइडेंटिकल वेब सर्वर चाहिए, 10 सर्वर चाहिए उसे। बात समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? 10 सर्वर अगर उसको चाहिए होगा तो हम लोग अलग अलग सर्वर को बनाएंगे और उसको लॉन्च करेंगे। और 10 सर्वर जब हमारा बन करके तैयार हो गया तो लोड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब जो भी हमारे पास यूज़र आएंगे चीज़ों को पूछने के लिए, हम लोग 10 अलग अलग सर्वर पे उसको बांट देंगे, तो हमारा ट्रैफिक, हमारा भीड़ बहुत कम हो जाएगा। सिंपल सीधी सी बात ही है। तो हम लोग ये इसीलिए करते हैं ताकि फास्ट डिप्लॉयमेंट हो, मतलब चीज़ें जो भी जिसको ज़रूरत है वो आसानी से उसको मिल पाए सर्वर, क्योंकि सर्वर ही वो जरिया है जो आपको डेटाबेस तक लेकर के जाएगा। तो एंड गोल सबको जाना है डेटाबेस तक ही, लेकिन उसको सर्वर के होकर के, वेब सर्वर के होकर के गुजरना पड़ेगा। बात इतना ही है। तो रियल वर्ल्ड में अलग अलग गूगल क्लाउड और अलग अलग चीज़ें यूज़ होता है। इससे होता क्या है कि कंसिस्टेंसी बना रहता है, टाइम बचता है। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है या मैनेज करना चीज़ों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कंट्रोल मशीन इमेजिन या वर्चुअल मशीन इमेजिंग वो प्रोसेस है जहाँ हम लोग क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं वर्चुअल मशीन इमेजेस को क्लाउड कंट्रोलर के हेल्प से, मतलब सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं कि सारा काम मेरा सही तरीके से हो पाए। ये सिंपल सी बात इसी के अंदर में रहता है। आगे हम लोग बात करते हैं पॉटिंग एप्लीकेशन के बारे में। तो पॉटिंग एप्लीकेशन एक बहुत ही कॉमन क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में यूज होने वाला जरिया है, जो एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को माइग्रेट करता है, मतलब पोर्ट करता है एक लोकल सिस्टम से क्लाउड सिस्टम में। मतलब अगर हम लोग एक लोकल तरीके से लोकल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और उसको हमको पोर्ट करना है किसमें, एडवांस फॉर्म में, मतलब क्लाउड फॉर्म में करना है। सबसे पहला बात है एप्लीकेशन पोर्टिंग क्या होता है। एप्लीकेशन पोर्टिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग चीज़ों को या तो मॉडिफाई करते हैं या डिप्लॉय करते हैं एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में, ताकि हम लोग उसको रन कर सके एक न्यू प्लेटफॉर्म में। मतलब हम लोग पोर्ट कर रहे हैं, पोर्ट मतलब क्या करना होता है, ट्रांसफर करना लोकल सर्वर से। जब एक क्लाउड पर जा रहे हो तो हम क्या कर रहे हैं, पोर्टिंग कर रहे हैं, या एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जा रहे हैं तो भी पोर्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग एप्लीकेशन को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे होते हैं। तो पोर्टिंग का सिंपल मतलब है कि अपने सर्वर को या अपने क्लाउड को एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर ट्रांसफर करना, यही पोर्टिंग के अंदर में आता है। पोर्टिंग का एप्लीकेशन अगर हम लोग समझते हैं तो क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में अपने डेटा को भेजना ही हम लोग पोर्टिंग कहते हैं। अगर बात इससे क्या होता है कि हमारा, अगर हम जिस क्लाउड पर काम कर रहे हैं वो काम क्लाउड पर सही से काम नहीं हो रहा, तो हम इसलिए इजिली पोर्ट कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या क्या रहता है, तो लोकल सर्वर रहता है जिससे हमको, मान लीजिए हमको लोकल से क्लाउड पर जाना है तो अपने डेटा को भेजना है। आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको अपने क्लाउड पर भेजना है, तो आपको चीज़ों को भेजना ही यहाँ पर पोर्टिंग कहला रहा है। सिंपल सीधी सी बात ही है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से जो एडवांस फॉर्म होता है उसमें जाने का कोशिश करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, कॉलेज का एक वेबसाइट है जो एक लोकल सर्वर पर काम कर रहा है। हम लोग पहले नॉर्मल बेसिक सर्वर पर काम कर, अब हमको उसको गूगल क्लाउड में देना है। तो पोर्टिंग का मतलब ही यही है कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर में जाना। हो सकता है ये लोकल से किसी गूगल क्लाउड पर हो, या हो सकता है एक क्लाउड से किसी दूसरे क्लाउड पर हो। तो पोर्टिंग का सिंपल सीधा मतलब है अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हो सकता है कि आपके कॉलेज में कोई लोकल सर्वर पर वो काम हो रहा हो, लोकल डेटा एरिया पर काम हो रहा, लेकिन अब उसको गूगल क्लाउड पर हमें डालना। इसी सिनेरियो को हम लोग पोर्टिंग कहेंगे। तो ये यूज़ क्यों होता है, ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट यूज़ कर पाए जो भी ज़रूरत है या जो भी मार्केट में अभी चल रहा है। तो ये इसीलिए हम लोग करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में, तो एडवांटेज क्या है पोर्टिंग से, इससे हमारा
एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट बचता है, परफॉर्मेंस बचता है। परेशानी क्या होता है, डिपेंडेंसी मिसमैच हो जाता है, कभी कभी हमारा जो हमारा नीड होता है, रिक्वायरमेंट होता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, डेटाबेस कभी कभी कॉम्पेटिबल हो जाता है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, या परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चैलेंजेस जो है वो पोर्टिंग के अंदर में देखने को मिलता है। तो एप्लीकेशन पोर्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन से क्लाउड इन्वायरमेंट में या क्लाउड को और मॉडिफाई करने का कोशिश करते हैं। इसी को हम लोग पोर्टिंग एप्लीकेशन कहते हैं। लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो कैपेसिटी प्लानिंग है। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब होता है, कैपेसिटी मतलब क्या, वो लिमिट। कैपेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आता है। ये इंश्योर करता है कि आपका इनफ रिसोर्सेस वहां पर हो, ताकि फ्यूचर डिमांड अगर कभी आता है तो ओवरलोडिंग या वेस्टिंग रिसोर्सेस ना हो। तो कैपेसिटी प्लानिंग मतलब जरूरत के हिसाब से आपके पास जगह हो, चाहे वो जगह स्टोरेज का हो, चाहे वो जगह नेटवर्क का हो, चाहे वो जगह सर्वर का हो। जरूरतों के हिसाब से आपका चीज़ों को प्लान किया जाता है। सिंपल सीधी सी बात यही है। तो कैपेसिटी प्लानिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिक्वायर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को देखते हैं, करंट वर्कलोड को हैंडल करते हैं, और साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ को और अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। हाउ मच कैपेसिटी डू वी नीड, मतलब अभी हमारा क्या ज़रूरत है और फ्यूचर में हमको कितना ज़रूरत पड़ सकता है, इस चीज़ों को एनालाइज करने का काम कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर में कहते हैं। कैपेसिटी प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अवॉइड करता है ओवरलोड को। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ओवरलोड हो जाएगा, कभी ज़्यादा आ जाएगा या अननेसेसरी कॉस्ट लग जाएगा या यूज़र के प्रॉब्लम होने लगेंगे। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हम लोग कैपेसिटी प्लानिंग में देखते हैं। जैसे कैपेसिटी प्लानिंग में आपको क्या क्या देखना पड़ता है, आपको रिक्वायरमेंट समझना पड़ता है, कितना जगह चाहिए, लोड बैलेंसिंग आपको प्रॉपर करना होता है, मतलब चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, आपको मॉनिटर करते रहना पड़ता है कि डेटा कब आ रहा है, कितना आ रहा है, किस समय ज़्यादा आता है, रिसोर्स को सही जगह से एलोकेट करना होता है, डेटाबेस को सही तरीके से यूज़ करना होता है, डिजास्टर रिकवरी करना पड़ता है। अगर कभी ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा लोड आ गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, कॉस्ट को मॉनिटर करता है, और समय समय पर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, ताकि क्लाउड में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो ऑप्टिमल कैपेसिटी का मतलब क्या, हम लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना। सबसे पहले इवोल्वेट, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपके क्लाउड का क्या रिक्वायरमेंट है, आपके डेटा का क्या रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट आप देखिए, उसको आप रिव्यू किए, रिव्यू करके देखिए कि स्ट्रैटेजी इसमें कितना कितना इसको जगह चाहिए, नहीं चाहिए। अगर ये कैपेसिटी के अंडर में फिट हो रहा है तो अच्छी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं फिट कर रहा है तो फिर हम लोग रिव्यू करके देखते हैं कि और कितना जगह बचाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग जगह चाहिए होता है। आगे अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म्स हो सकता है, मतलब जगह को बनाना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए, जब बहुत सारे गेस्ट आ गए तो उनके लिए आपको जगह तो बनाना पड़ेगा ना। हो सकता है आपको होटल बुक करना पड़े, हो सकता है आपके पड़ोसी का घर लेना पड़ जाए। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपने जो होटल लिया, जो पड़ोसी का घर लिया, वो जीवन भर के लिए लेके रखोगे, नहीं। जब तक आपके गेस्ट थे तब तक लिया, जब चले गए तो छोड़ दिया। तो ऐसा ही कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर में होता है, जब बहुत ज़्यादा यूज़र आ जाते हैं तो उनके लिए हमको जगह खाली करना पड़ता है या जगह नया लेना पड़ता है, और जब वो चले जाते हैं तो जगह छोड़ देते हैं हम लोग। तो इससे हमारा वर्कलोड पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इससे क्या होता है कि किसी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो पाता है। एक स्टैटिक कैपेसिटी हमको मिनिमम तो रखना ही पड़ता है, मतलब हम जब घर में रह रहे होते हैं तो घर का मिनिमम स्पेस तो हम अपने लिए रखते ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि गेस्ट आएंगे तभी हम घर में रहेंगे वरना बाहर ही रहता, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरह नॉर्मल क्लाउड को चलने के लिए जगह तो चाहिए ही होता है। जब एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम लोग एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने का कोशिश करते हैं। डायनामिक कैपेसिटी एलोकेशन क्या होता है, मतलब ऑटोमेटिकली अपने ही जगह जगह पर जाकर के आपका डेटा जो है वो बैठ जाता है। कैपेसिटी प्लानिंग क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में जैसे सीपीयू का भी हो सकता है कि सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने के लिए, या रैम के लिए, या डिस्क स्टोरेज के लिए, ये सब के लिए। आगे अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल का, जैसे एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, इसमें नॉर्मल देखा गया कि एक्सपेक्ट किया गया कि ट्रैफिक जो है वो बढ़ने वाला है। नॉर्मली यूज़र जो थे वो 10,000 थे, तो अब सीपीयू का यूज़ हो रहा था 60%, रैम का यूज़ हो रहा है 65%। ये नॉर्मल यूजेस था, हमको पता था कि इतना यूज़ होता है। लेकिन अचानक क्या देखे, 10,000 से यूज़र जो बढ़ गया, कितना, 30,000 बढ़ गया। मतलब
3 गुना बढ़ गया। तो अब क्या होगा, एस्टिमेटेड जो ट्रैफिक था वो 3 गुना हो गया। अब आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी से वर्चुअल मशीन्स और बनाना पड़ेगा और सर्वर बनाना पड़ेगा ताकि वो लोड को आप मैनेज कर सको। तो कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब ही यही है कि जब आपके पर बहुत ज़्यादा लोड आए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके, क्योंकि यूज़र को किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका नॉर्मली जब 10,000 यूज़र था आप उसके हिसाब से अरेंजमेंट किए होते, लेकिन जब आप 3 गुना हो गया तो आपको अब उस हिसाब से लोड को बैलेंस करना होगा, लोड को मैनेज करना होगा। और उसमें हेल्प करेगा लोड बैलेंसर, क्योंकि जो भी आपका सर्वर पर रिक्वेस्ट आ रहा है वो अलग अलग जगह पर वही भेज पाएगा। सिंपल सीधी सी बात यही है। आगे अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटी प्लानिंग में क्या होता है, करंट वर्कलोड को देखा जाता है कि अभी कितना लोड है, फ्यूचर में कितना लोड होगा, क्या क्या और चेंजेस हो सकता है, मॉनिटर करना, चीज़ों को एनालाइज करना, ये सब सारा इसके अंदर में आता है। कैपेसिटी प्लानिंग वर्सेस ऑटो स्केलिंग की बात करें तो नेचर हो गया, प्लानिंग हो गया, क्लाउड रोल हो गया, ये सब सारा कैपेसिटी प्लानिंग या ऑटो स्केलिंग के अंदर में आता है। तो कैपेसिटी प्लानिंग में क्या है, हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, और ऑटो स्केलिंग में खुद ब खुद हो जाता है, खुद ब खुद डेटा अपनी जगह पर चला जाता है। एडवांटेज की बात करें तो बेटर सिस्टम परफॉर्मेंस होता है, कॉस्ट कंट्रोल्ड रहता है, हाई अवेलेबिलिटी रहता है। और डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभी रॉन्ग एस्टिमेशन हो जाता है, कभी कभी हम लोग ज़्यादा ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि इतना लोग आएंगे लेकिन आते नहीं, तो वो भी प्रॉब्लम है। या कम कर लेते हैं तो ज़्यादा आ जाते हैं। हिस्टोरिकल डेटा रिक्वायर्स कि पिछला ऐसा क्या हुआ था, नहीं हुआ था, तो हिस्ट्री हमको थोड़ा पता होना चाहिए। और लार्ज सिस्टम के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो कैपेसिटी प्लानिंग मतलब एस्टिमेट करना कि कितना जगह चाहिए होगा चीज़ों को हैंडल करने के लिए, या फ्यूचर में इस पर अगर लोड आ जाता है तो। सिंपल सीधा सा बात यही है। अगर ये यूनिट पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत आपके लिए करना चाहते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं और आपके सपोर्ट से ही यहाँ तक आए हैं। जो भी हमारे पास आपका सपोर्ट दिखा है और आगे भी ऐसा सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू।